नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसका 5वां चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे छड़ चुंबक पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण का व्यंजक। देखिए, एक बार इस टॉपिक को समझ लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र हम लेंगे और उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम कोई चुंबकीय द्विध्रुव रखेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव रख दीजिए या आप उसे छड़ चुंबक भी कह दें, क्योंकि छड़ चुंबक है वो चुंबकीय द्विध्रुव का ही एक एग्जाम्पल है। उस चुंबकीय द्विध्रुव के ऊपर लगने वाला बल हम फाइंड आउट करेंगे। साथ में आप यहां पर देखेंगे बल योग में आघूर्ण। तो विद्यार्थियों, ये जो वीडियो है वो काफी इजी वीडियो है, सिंपल वीडियो है, आराम से इसको समझा जा सकता है और इसी टाइप का एक वीडियो आप पहले चैप्टर में भी देख चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आप देख चुके हैं। सिमिलर तरीके का आएगा, केवल फील्ड बदलेगा। विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने विद्युत द्विध्रुव को रखा था और उस पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण का व्यंजक वहां पर फाइंड आउट किया था और यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे छड़ चुंबक, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव पर कितना बल काम करता है, कितना बलयुग्म आघूर्ण काम करता है, वो आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं और हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B है और उसमें कोई चुंबकीय द्विध्रुव है या हम कह दें छड़ चुंबक थीटा कोण पर रखी हुई है। देखिए, ये हमारे पास में है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जो समांतर रेखाएं हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है। और ये जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है वो है कैपिटल B वेक्टर और इसकी डायरेक्शन हम इधर दिखा रहे हैं। अब देखिए, इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम यहां पर रख देंगे कोई छड़ चुंबक। क्या रख दी जाएगी? कोई छड़ चुंबक रख दी जाएगी। ये हमने एक छड़ चुंबक इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दी है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये इसका उत्तरी ध्रुव है। इस डॉट पर यहां पर क्या मौजूद है? उत्तरी ध्रुव मौजूद है। यहां पर ये जो डॉट है यहां पर है दक्षिणी ध्रुव है। यहां पर कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव है। और दोनों ये जो चुंबकीय ध्रुव हैं इनके मध्य की जो दूरी है वो है 2l के इक्वल। दूरी कितनी है? 2l के इक्वल है। और ये जो चुंबक है वो इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा कोण पर रखी हुई है। कितने कोण पर रख दी हमने? थीटा कोण पर इसको पुट कर दिया है, रख दिया है। एक बार जो मैंने यहां पर डायग्राम में बनाया है आप लोगों को दिखाया, इतना समझ लीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमने कैपिटल B लिया जिसको हमने समांतर रेखाओं के द्वारा दिखाया है। ये जो समांतर रेखाएं आप लोग देख रहे हैं वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान है कैपिटल B वेक्टर। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हमने ये एक छड़ चुंबक रखी है। छड़ चुंबक एक चुंबकीय द्विध्रुव का ही उदाहरण है, तो ऐसा समझ लीजिए कि हमने एक चुंबकीय द्विध्रुव को यहां पर रखा है और ये जो चुंबकीय द्विध्रुव है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कितने कोण पर रखा गया है? थीटा कोण पर रखा गया है। चुंबकीय द्विध्रुवों के मध्य की लंबाई या चुंबक की जो प्रभावकारी लंबाई है वो है 2l। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई मतलब चुंबकीय द्विध्रुवों के मध्य की जो लंबाई होती है उसको हम चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। अब विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए कि जैसे ही हम छड़ चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इनके चुंबकीय ध्रुवों पर चुंबकीय बल काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा? चुंबकीय बल काम करेगा। उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता हम प्लस में QM ले लेंगे, दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता को हम माइनस में QM ले लेंगे और इन चुंबकीय ध्रुवों के ऊपर चुंबकीय बल काम करेगा। उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल सदैव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में
उत्तरी ध्रुव पर तो बल किधर लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। दक्षिणी ध्रुव पर बल किधर लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। दिमाग में फिट बिठा लीजिए, हमने चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लगने वाले चुंबकीय बल को पढ़ लिया था, देख लिया था। यहां पर भी आप लोग देख लीजिए, ये है हमारे पास में उत्तरी ध्रुव है, जिसकी ध्रुव प्रबलता है प्लस में QM। इस पर लगने वाला बल होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। इस बल को मैं F1 से लिख दूं, जो कि QM इंटू बी से, QM इंटू बी से पुट किया जाएगा। देखिए, मैंने आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की एक डेफिनेशन बताई थी। उस डेफिनेशन के अंदर इस तरीके का फॉर्मूला बताया था, B बराबर F बटे में QM होता है, F बटे में QM होता है। इस तरीके से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी एकांक ध्रुव प्रबलता वाले ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, जिसे हम B बराबर F1 में QM से पुट कर सकते हैं। यहां पर F बराबर क्या आ जाएगा? QM इंटू बी आ जाएगा। QM इंटू बी से इसको पुट कर सकते हैं विद्यार्थियों। तो मैंने इस उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को दिखा दिया है। ये उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को F1 से दिखाया है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, और उसकी वैल्यू है QM इंटू बी, QM इंटू बी के इक्वल है। अब दक्षिणी ध्रुव की ओर चलते हैं। ये जो दक्षिणी ध्रुव है, इसकी जो ध्रुव प्रबलता है वो है माइनस में QM, माइनस में QM के इक्वल है। इसके ऊपर लगने वाला जो बल होता है वो सदैव चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में काम करेगा, और इस बल को हम F2 से पुट कर दें, और इस बल का जो परिमाण है वो भी QM इंटू बी के बराबर ही होगा। विद्यार्थियों, यदि आप इसकी डायरेक्शन देखें तो वो F1 की विपरीत दिशा में है, और परिमाण सेम है। F1 और F2 की जो परिमाण है, QMB ही इसका मान है, QMB ही इसका मान है। यहां पर देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी ध्रुव प्रबलता तो माइनस में QM है, तो इस फॉर्मूले में माइनस QM क्यों ना पुट किया जाए। विद्यार्थियों, ये मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। आप लोग जब भी सदिश राशियों के अंदर भौतिक राशियों के मान पुट करते हैं, तो जो राशियां ऋणात्मक होती है तो उनको ऋणात्मक चिन्ह के साथ में जब पुट करेंगे तो वो सिर्फ डायरेक्शन को शो करेगी। वो सिर्फ किसको बताएगी? सदिश राशियों में यदि कोई ऋणात्मक होने वाली राशि, जैसे आवेश है, विद्युत आवेश, चुंबकीय आवेश, ये ऋणात्मक हो सकती है, तो इनका मान जब आप ऋणात्मक पुट करते हैं तो वो सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा। किसको बताएगा? कि विपरीत दिशा को बताएगा। क्लियर? और अदिश राशियां हैं तो उसमें तो डेफिनेटली आपको चिन्ह सहित ही पुट करना है। कैसे पुट करोगे? चिन्ह सहित पुट करोगे। उसमें कोई परिमाण लेकर नहीं चलना है। उसमें उसका परिमाण, मतलब परिमाण ले ही नहीं सकते। उसमें नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि उसका मान नेगेटिव में हो सकता है। और यदि सदिश राशि का मान नेगेटिव में हो रहा है, इसका मतलब उसकी दिशा विपरीत है। सदिश राशि का मान ऋणात्मक हो रहा है, इट मीन्स उसकी जो डायरेक्शन है वो विपरीत दिशा में है। जैसे यदि धनात्मक मान है किसी सदिश राशि का, तो जैसे मान लो अक्ष अक्षीय दिशा में आप धनात्मक ले रहे हैं, और यदि उसका मान ऋणात्मक आ गया, इसका मतलब वो ऋणात्मक अक्ष अक्षीय दिशा में बता रहा है। ऋणात्मक, यदि किसी राशि का सदिश राशि का मान ऋणात्मक हो रहा है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन आप में जिधर ले रहे हैं धनात्मक, उसकी विपरीत दिशा में है। क्लियर? समझ में आ गया? यहां पर ये जो बल है वो एक सदिश राशि है। इसका जो मान आप लिखेंगे माइनस में भी आ जाएगा, तो वो जो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको बताएगा? डायरेक्शन को। इसकी डायरेक्शन, इधर की डायरेक्शन आपने धनात्मक ले ली, तो इसका मान जब यहां पर आप माइनस में QM पुट कर दें तो इसका मान माइनस में आ गया। माइनस में आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डायरेक्शन इसकी विपरीत दिशा में। चलिए मैं दोनों चीजें आप लोगों को यहां पर क्लियर कर देता हूं, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए, मैं यहां पर बात करता हूं उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की। तो उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल कितना है? उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल, उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल, उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला जो बल है उसको मैंने लिखा है F1 से। किससे लिखा है? F1 से, जो कि QMB के इक्वल है, QMB के इक्वल है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। इसकी डायरेक्शन किधर है विद्यार्थियों? चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में। फिर दक्षिणी ध्रुव पर लगने वाला बल, दक्षिणी ध्रुव पर
लगने वाला बल, दक्षिणी ध्रुव पर लगने वाला जो बल है उसको हम F2 से पुट कर दें, जो कि QMB के बराबर है। इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। तो चुंबक पर लगने वाला कुल बल, देखो समझना, चुंबक पर लगने वाला कुल बल, लगने वाला कुल बल, तो चुंबक पर लगने वाला जो कुल बल है, अब देखिए उसको मैं F से पुट कर देता हूं। किससे मैंने पुट कर दिया? F से। अब जो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो बल लग रहा है वो तो है F1, इसको तो मैंने ले लिया प्लस में, इसको हमने किस में ले लिया? प्लस में। अभी जो F2 है वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इसको इसलिए हमने इसको ले लिया माइनस में। ये चीजें आप लोगों को यहां पर समझ में आ जानी चाहिए। तो F1 की वैल्यू कितनी है? QMB। F2 की वैल्यू कितनी है? ये नेगेटिव साइन मैंने यहां पर रख दिया, इसकी वैल्यू है QMB। QMB माइनस QMB कितना आ गया? 0 आ गया। QMB माइनस QMB कितना आ गया? 0 आ चुका है, 0 आ चुका है, 0 आ गया है। क्लियर? अब देखो, यदि आप यहां पर सदिश रूप में, इसका मतलब क्या हुआ? छड़ चुंबक पर लगने वाला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि कोई छड़ चुंबक रखी हुई तो उस पर लगने वाला जो टोटल बल है वो आएगा 0। उत्तरी ध्रुव पर QMB, दक्षिणी ध्रुव पर QMB, दोनों की डायरेक्शन है एक दूसरे के विपरीत, परिमाण समान होने के कारण से कुल बल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहां पर देखिए क्या निकल कर आएगा आपके पास में, कि जैसे ये मान लीजिए आपको इसको सदिश रूप में लेना है, तो F1 ये तो है उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल। देखो मैंने इसको सदिश रूप में लिखा है, F वेक्टर बराबर QMB वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि F1 की डायरेक्शन B वेक्टर की दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र और बल F1 एक ही दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र और बल F1 सेम डायरेक्शन में है। फिर F2 वेक्टर क्या आ जाएगा? माइनस में QMB वेक्टर। अब की बार देखिए विद्यार्थियों, कईयों के जो मन में चल रहा था कि भाई यहां पर माइनस में QM क्यों लिया, माइनस में QM क्यों लिया? तो माइनस में QM इसलिए लिया है, माइनस में QM यदि आप यहां पर पुट कर देते हैं तो यहां पर ये जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा, क्योंकि B वेक्टर की डायरेक्शन इधर, जबकि F2 की डायरेक्शन इधर। और जब आप जैसे मान लो कि यहां पर तो F बराबर F1 माइनस F2 लिया, और जब सदिशों का परिणामी ज्ञात करते हैं तो सदिश योग कर लेते हैं, ऐसे सदिश योग करेंगे आप लोग। देखो दोनों में यही अंतर है, उनमें तो हमने डायरेक्शन के हिसाब से F1 माइनस F2 पुट कर दिया, यहां पर देखो F1 प्लस F2, हालांकि रिजल्ट तो सेम ही आना है। तो F1 की वैल्यू कितनी? F1 की वैल्यू है QMB वेक्टर। F2 की वैल्यू कितनी? माइनस में QMB वेक्टर। ये आ गई। तो ये है प्लस में, ये है माइनस में, F वेक्टर की वैल्यू आ गई है 0 वेक्टर। इसका मतलब हो गया है कि इस चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला, चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला जो कुल बल है वो 0 होता है। कुल बल कितना काम करता है? 0 काम करेगा, 0 काम करेगा। विद्यार्थी इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां तक मैंने दोनों तरीके से बता दिया है। विद्यार्थियों यहां से रिजल्ट क्या निकला एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि हम किसी छड़ चुंबक को रख दें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी छड़ चुंबक को किसी कोण पर रख दें, तो उस पर लगने वाला कुल बल 0 होता है। कुल बल कितना होगा? 0 होगा। तो ये रिजल्ट आ चुका है हमारे पास में। छड़ चुंबक पर लगने वाला कुल बल कितना होता है? 0 होता है। बट यहां से एक नई राशि निकलती है कि दोनों बलों का परिमाण समान होता है, डायरेक्शन विपरीत होती है, इसलिए कुल बल 0 होता है। लेकिन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होती है। दोनों बलों की क्रिया रेखाएं क्या होती है? अलग अलग होती है। और अलग अलग होने के कारण से ये एक बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न कर लेती है। देखो इस चुंबक को इस तरीके से रखा तो इसके ऊपर बल लग रहा है इधर की ओर, इस पर बल लग रहा है इधर की ओर, और ये इससे दोनों बल मिलकर इस चुंबक को ऐसे घुमाएंगे। ये बल ऐसे काम कर रहे हैं, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। ये दोनों बल इस तरीके से लगेंगे तो ये ऐसे घूर्णन गति करवा देंगे। इस चुंबक को जो बल हैं F1 तथा F2 दोनों मिलकर क्या करेंगे? घूर्णन गति करवाएंगे, इसको इस तरीके से घुमाने का प्रयास
करेंगे। ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो जब ये घुमाते हैं तो बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न होता है। देखो बलों का एक जोड़ा यहां पर काम कर रहा है जो इसको घूर्णन गति करवा रहा है, और जब घूर्णन गति होती है तो वहां पर नई राशि आ जाती है बल आघूर्ण, और यहां पर बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है, इसलिए बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण का जो सूत्र है विद्यार्थी, मैंने आज के इस वीडियो में ज्यादा लंबी चौड़ी थ्योरी पुट नहीं की है, सिर्फ समझाने से हमने वास्ता रखा है। वैसे यदि आपको थ्योरी चाहिए तो मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखिए यहां पर क्या है हमारे पास में कि बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण क्यों क्रिएट हो रहा है? दोनों बलों का परिमाण समान और दिशा विपरीत होने के कारण से दोनों बल तो एक दूसरे को निरस्त कर जाते हैं, लेकिन क्रिया रेखा भिन्न भिन्न। क्रिया रेखा का मतलब समझना, ये तो इस रेखा के अनुदिश काम कर रहा है, ठीक है, और ये वाला जो बल है वो इस रेखा के अनुदिश काम कर रहा है, तो इनकी रेखाएं अलग अलग हो गई। यदि रेखा एक ही होती तो जैसे मतलब ये बल ऐसे होती, एक बल इधर काम कर रहा है, एक बल इधर काम कर रहा है, दोनों एक ही रेखा पर होते, तब तो इस पर बल युग्म आघूर्ण भी जीरो होता है, बल युग्म आघूर्ण, क्योंकि ये घूर्णन गति ही नहीं करता उस कंडीशन में। तो विद्यार्थी यहां पर बल युग्म आघूर्ण काम करता है, जिसे अंग्रेजी में टॉर्क कहा जाता है। इसे हम टो से पुट करेंगे। किससे पुट किया जाएगा? टो से। अब ये जो टो होता है वो क्या होता है? दो बल यहां पर काम कर रहे हैं, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की सीधी दूरी। ये जो टो होता है वो किसके बराबर होता है? दोनों में से कोई सा एक बल का परिमाण, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण। तो ये तो हमने ले लिया बल, इनटू में क्या आएगा? बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी, बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी, बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की जो दूरी है उसको हम टो से पुट कर रहे हैं। बल और बलों के मध्य की क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी। अब देखिए टो बल, दोनों में से कोई सा एक बल ले लीजिए, दोनों में से कोई सा भी एक बल ले लीजिए। तो कोई सा एक बल क्या है हमारे पास में? दोनों बलों में से किसी एक बल का जो परिमाण है वो हो गया QMB हो गया। अब बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी, एक बल इधर काम कर रहा है, दूसरा बल इधर काम कर रहा है, और दोनों की क्रिया रेखाएं ये वाली है। अब इनके मध्य की जो सीधी दूरी है वो यहां से लेकर ये वाली दूरी है। इस बिंदु को मैं यहां पर नाम दे देता हूं, हमने नाम दे दिया जैसे इसको T। क्या नाम दे दिया? T। तो ये जो N से लेकर यहां तक की जो दूरी है T तक की, तो NT हमें फाइंड आउट करनी है। बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी है? NT हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? इनटू में आ गया हमारे पास में NT। अब विद्यार्थी इस NT की वैल्यू हम इसे डायग्राम की सहायता से फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, हमें दोनों ध्रुवों के मध्य की डिस्टेंस पता है। N और S के बीच की डिस्टेंस हमने यहां पर कितनी दिखाई है विद्यार्थियों? 2L दिखाई है। कितनी दिखाई है? 2L। तो देखिए हमें इस ट्राइंगल के अंदर से ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ट्राइंगल देखिए SNT, त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज NST से कर्ण हमें पता है, जबकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब हमें ज्ञात करनी है। हमें एक ऐसे त्रिकोणमितीय फॉर्मूले का प्रयोग करना है जिसमें कर्ण भी आए और लंब भी आए। देखो कर्ण और लंब वाला जो त्रिकोणमितीय संबंध होता है वो होता है साइन थीटा। वो क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण होता। तो यहां पर इसके थीटा, देखो कर्ण कौन सी, किसी भी ट्राइंगल के अंदर कर्ण हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा होती है। ये चीजें छोटी छोटी है, आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। तो यहां पर लंब तो है NT लंब है, फिर बट्टे में कर्ण
जो कि एन एस के बराबर है। एन टी, एन एस की वैल्यू कितनी है, एन और एस के बीच की डिस्टेंस है 2l, जो कि इस चुंबक की प्रभावकारी लंबाई है। तो यहां से एन टी इक्वल टू कितना आ गया, एन टी इक्वल टू आ गया 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। ये हमारे पास में एन टी की वैल्यू आ चुकी है। मैं यहां पर इस एन टी की वैल्यू पुट कर देता हूं, क्यू एम बी इंटू में 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, क्यू एम बी इंटू में क्या है 2l साइन थीटा। अब विद्यार्थियों एक फॉर्मूला आप लोगों के सामने मैं रख देता हूं कि चुंबक की द्विध्रुव आघूर्ण किसी छड़ चुंबक के लिए QM इंटू 2l होता है, QM इंटू 2l, M बराबर क्या है, QM इंटू 2l होता है। तो यहां पर ये जो QM इंटू 2l है, ये जो आप लोग देख रहे हैं QM इंटू 2l, चलिए मैं इन दोनों को एक बार साथ में लिख देता हूं, B साइन थीटा। तो ये जो QM इंटू 2l है वो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये जो स्मॉल m है वो क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत बार आ चुका है, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। तो टो बराबर आ गया है m b साइन थीटा, ये स्मॉल m है, स्मॉल m से हमने इसको पुट किया है, m b साइन थीटा हमारे पास में टो की वैल्यू आ चुकी है विद्यार्थियों। तो हमने टो यहां पर फाइंड आउट कर लिया, बल निकाल लिया, बलयुग्म आघूर्ण भी हमने यहां पर निकाल लिया है। और बलयुग्म आघूर्ण की वैल्यू कितनी आई है, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। अब मैं यहां से इसमें कुछ कंडीशंस पुट करूंगा। देखिए इसके सदिश रूप को आप लोगों को बताऊंगा, तो इसको मैं यहां से एक बार मिटा देता हूं और इसकी जो कंडीशंस हैं, सदिश रूप हैं, वो भी आप लोगों के सामने रख देते हैं। इसके आगे भी हम आप लोगों को बताएंगे कि यदि इस चुंबक को यदि इस मैग्नेटिक फील्ड के समांतर रखकर थोड़ा सा विस्थापित कर दें तो इसकी दोलन गति का भी हम अध्ययन करेंगे। यहां पर देखिए टो बराबर हमारे पास में आ चुका है एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। यहां पर देखिए टो वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, दो सदिशों का ये सदिश गुणनफल होता है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास में आ चुका है। टो वेक्टर इक्वल टू कितना आ चुका है, एम क्रॉस बी, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो दो सदिशों का ये सदिश गुणनफल है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको यदि हम यहां से सोल्व करें तो एम बी साइन थीटा आ जाएगा, एम बी साइन थीटा। अब देखिए इसमें कंडीशन फर्स्ट, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर कितना डिग्री हो, 0 डिग्री, तो देखिए कितना आ जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 0 का मान कितना 0, और जब साइन 0 का मान 0 तो टो का मान भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, टो का मान कितना आ जाएगा 0। अब इसका मतलब समझो, ये जैसे चुंबक इस तरीके से रखी है और 0 कोण पर रखेंगे तो ऐसे रख गया, तो इसके ऊपर इधर की ओर लगने, एक तो बल F1 तो इधर काम कर रहा है, F2 इधर काम कर रहा है, दोनों बल समान परिमाण में विपरीत दिशा में, क्रिया रेखा भी समान होती है, इस कारण से टो की वैल्यू कितनी हो जाती है, इस कंडीशन में 0 हो जाती है। दूसरी स्थिति है टो बराबर थीटा बराबर 90 और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, और टो का मान इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, एम बी के इक्वल आ जाएगा। टो बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर 1 और टो बराबर हमारे पास में आ गया है एम बी। थर्ड कंडीशन देखिए, थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री, साइन 180 बराबर कितना आ जाएगा 0। साइन 180 का मान फिर से कितना आ रहा है 0, और टो की वैल्यू फिर से कितनी आ रही है 0 प्राप्त हो रही है। क्लियर। अब देखो तो यहां पर अब भी ये जो चुंबक है वो इस तरीके से n ध्रुव इसका इधर है, n ध्रुव इधर, s ध्रुव इधर, इस तरीके से रखी है, तो पहली कंडीशन आ जाएगी थीटा बराबर 0 वाली आ जाएगी। और यदि ये घूमकर इस तरीके से हो जाए, n ध्रुव इधर हो जाए, s ध्रुव इधर हो जाए,
तो इस n ध्रुव पर बल इधर लगेगा। देखो इसको समझो, n ध्रुव पर इधर, s ध्रुव पर इधर, क्योंकि n ध्रुव पर तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, s ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब इस स्थिति में भी ये क्या होता है, इस पर बलयुग्म आघूर्ण 0 काम करता है। इस स्थिति में भी इस पर बलयुग्म आघूर्ण कितना काम करेगा, 0 काम करेगा। अब देखो इस स्थिति को तो हम कहते हैं स्थायी संतुलन की स्थिति, कि जब ऐसे यदि चुंबक रखी होती है तो इसको हम स्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं, और यदि चुंबक को थोड़ा सा विस्थापित कर दे तो वापस उसी पोजीशन में आ जाती है। और यदि इस तरीके से यदि चुंबक रखी है, n ध्रुव इधर, s ध्रुव इधर, तो इसको हम अस्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। और इस स्थिति में इसके ऊपर बल इधर काम करेगा, इसके ऊपर बल इधर काम करेगा। और यदि इस कंडीशन में थोड़ा सा घूम गई ये चुंबक, थोड़ी सी भी अपनी संतुलन स्थिति से घूम गई, तो देखो इस पर तो इधर बल काम कर रहा है ना, इस पर बल इधर काम कर रहा है, ये घूमती हुई इधर आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। तो ये होती है, ये जो दूसरी जो थीटा बराबर 180 डिग्री वाली कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, इसको हम अस्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। संतुलन में तो है, लेकिन यदि थोड़ा सा भी विस्थापित हो गया तो इस स्थिति में पहुंच जाएगी। तो इस अस्थायी से वो स्थायी संतुलन की स्थिति में पहुंच जाएगी। तो ये थी टॉर्क की कुछ कंडीशंस। अब मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे यदि हम इसकी माध्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित कर दें, घूर्णन करवा दें, तो ये जो चुंबक है, छड़ चुंबक है, कैसे दोलन गति करती है। विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि यदि हम एक समान चुंबक के क्षेत्र में संतुलन की स्थिति में रखी छड़ चुंबक को थोड़ा सा विस्थापन दे दें तो वो दोलन गति करेगी। कैसे दोलन गति करेगी, उसका आवर्तकाल क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या आवर्तकाल का फॉर्मूला यहां पर हम देख लेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जैसे हमारे पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी समांतर रेखाओं के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया है, आप लोग भी देख लीजिए। अब यहां पर हमने ये संतुलन की स्थिति में है। कौन सी स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है। ये n ध्रुव है, ये s ध्रुव है। इस तरीके से हमने एक मैग्नेट को यहां पर रखा है। ये हमने क्या रख दी है, एक चुंबक को यहां पर दिखाया है। क्लियर। अब विद्यार्थी, यदि इस चुंबक को थोड़ा सा विस्थापित कर दें, थोड़ा सा अल्प विस्थापन यदि यहां पर हम दे दें तो क्या होगा, जैसे यहां से हमने इसको थोड़ा सा घुमाया, थोड़ा सा घुमा दिया, और थोड़ा सा जब घुमाएंगे तो इसकी जो नई जो स्थिति है वो हम ऐसे दिखा देते हैं। n ध्रुव इधर चला गया, s ध्रुव यहां पर आ गया है। ये जो एंगल है वो समझने के लिए मैंने यहां पर ये थोड़ा सा बड़ा दिखाया है। ये एंगल थीटा ही है, छोटा है। ये कोण क्या है, छोटा कोण है, थीटा है। किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। अति अल्प कोण है, सूक्ष्म कोण है, छोटा कोण है। क्लियर। अब देखो तो कि इस चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण के ऊपर चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण, चुंबक पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण का जो व्यंजक है विद्यार्थियों अभी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो बराबर mb sin थीटा, ये हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, निकाल लिया। अब देखो, यदि आपने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो इस छड़ चुंबक के ऊपर जब कोई वस्तु या कोई छड़ घूर्णन गति करती है तो उसके ऊपर डेफिनेटली एक बल आघूर्ण काम करता है। डेफिनेटली क्या काम करेगा, बल आघूर्ण काम करेगा। और बल आघूर्ण काम कर रहा है, इसका मतलब है कि जो वस्तु है वो घूर्णन गति कर रही है। बल आघूर्ण काम कर रहा है, इसका मतलब है कि वस्तु कौन सी गति करेगी, घूर्णन गति करेगी। और जब वस्तु घूर्णन गति करती है तो वहां पर त्वरण के स्थान पर कोणीय त्वरण आ जाएगा। त्वरण के स्थान पर क्या आ जाएगा, कोणीय त्वरण वहां पर आ जाता है। और जो कोणीय त्वरण और बल आघूर्ण है उसके मध्य हम एक रिलेशन जानते हैं, उसी रिलेशन को मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टो बराबर क्या लिखा जा सकता है, टो बराबर I इंटू अल्फा, I इंटू अल्फा।
और यहां पर जो समय है उसके साथ में थीटा की वैल्यू घटती है, अल्फा का मान जो है वो कम होता है, इसलिए यहां पर एक नेगेटिव साइन आता है। अभी मैं आप लोगों को ये भी समझा दूंगा कि ऐसे कैसे। ये जो टो बराबर है बल, देखो इससे टो को तो समझो पहले। इस टो के अंदर ये एम है वो है चुंबकीय द्विध्रुव गुण, बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, थीटा यहां पर है एम और बी के मध्य का कोण। ठीक है, ये बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला। बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला ये भी होता है टो बराबर माइनस में आई इंटू अल्फा। ये जो आई है ये होता है इसका जड़त्व आघूर्ण, इसका जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं। आई कौन से कक्षा में पढ़ लिया आपने? कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। अब देखो ये जो अल्फा है ये भी कक्षा 11 में आपने इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। अल्फा होता है कोणीय त्वरण। अल्फा क्या होता है? कोणीय त्वरण। और कोणीय त्वरण किसके बराबर होता है? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। और कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। ये होता है, इसकी डेफिनेशन आप डी ओमेगा बाई डी टी दे दो और ओमेगा को आप क्या लिख दो? डी थीटा बाई डी टी। और इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ये आ गया कोणीय विस्थापन का। समय के साथ में दो बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे तब कोणीय त्वरण प्राप्त होगा। क्लियर? इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 दी है, दोनों को बराबर पुट कर दिए। किसी चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण को ही दोनों बताती है, इसलिए दोनों का जो टो है वो सेम है, दोनों को इक्वल हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास में क्या आ गया? आई इंटू अल्फा विथ नेगेटिव साइन बराबर आ गया एम बी साइन थीटा। एम बी साइन थीटा प्राप्त हो चुका है। इसे हम क्या लिख दें? माइनस में आई अल्फा बराबर किसके हैं? डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वेयर बराबर एम बी थीटा। अब देखो इसको आप समझो कि यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि थीटा यहां पर अति अल्प है। थीटा क्या है? अति अल्प है, अति सूक्ष्म है, छोटा है। जब थीटा बहुत छोटा होता है, अति अल्प होता है, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? नियरली इक्वल टू थीटा पुट कर सकते हैं। लगभग इसको क्या लिखा जा सकता है? थीटा लिखा जा सकता है। देखो साइन 0 का मान 0 और 0 से यदि कोण थोड़ा सा बड़ा है तो लगभग थोड़ा सा बड़ा ही मान आएगा। मेरी बात को सुनना आप। साइन 0 की वैल्यू कितनी? 0। आपने 0 से मान थोड़ा सा बढ़ा दिया तो जो साइन थोड़ा सा जो मान बढ़ा है ना उसकी वैल्यू भी उतनी ही आती है। मतलब थीटा का मान जब छोटा होता है तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर ही होता है। तो मैंने यहां पर साइन थीटा के स्थान पर क्या पुट कर दिया? थीटा पुट कर दिया है। साइन थीटा के स्थान पर लगभग थीटा लिखा जा सकता है। तो इसे हम क्या लिख दें? देखो ध्यान देना, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वेयर बराबर माइनस में एम बी अपॉन आई इंटू में थीटा। और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वेयर प्लस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा बराबर 0। और ये जो इक्वेशन आप लोग देख रहे हैं वो एक दोलन गति के समीकरण के तुल्य है। दोलन गति का समीकरण क्या होता है? कोणीय घूर्णन गति का समीकरण। तो कोणीय घूर्णन गति का जो समीकरण है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, जहां ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? जहां ओमेगा स्क्वायर बराबर है एम बी बट्टे में आई और ओमेगा बराबर किसके हैं? अंडररूट में एम बी आई। और इसे हम क्या लिख दें? 2 पाई अपॉन टी बराबर आ गया एम बी अपॉन में आई। देखो टी बराबर क्या लिखा जा सकता है? टी बराबर लिखा जा सकता है, वहां से टी बराबर क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडररूट में आई अपॉन में एम बी, आई अपॉन में एम बी।
तो विद्यार्थियों ये जो चुंबक है इस तरीके से थीटा कोण पर रख दिया, तो ये थीटा कोण पर इसके ऊपर इधर बल काम करेगा, इस पर इधर बल काम करेगा, ऐसे बल काम करेगा तो ये इधर इसको इस पोजीशन में लाएगा, तो ये यहां पर आकर रुकेगी नहीं, ये आगे भी जाएगी ऐसे, फिर ये ऐसे दोलन गति करेगी इस तरीके से, ये यहां पर आकर रुकेगी नहीं क्योंकि ये जो कंटिन्यू इसमें एक बार गति हो गई तो यहां पर इसका ये जो गति हो गई तो इसके बाद में ये इधर यहां तक घूमेगी, फिर वापस यहां इस तरीके से ये दोलन गति इसमें करती रहती है, जिसका आवर्तकाल T बराबर 2 पाई अंडरूट में I अपॉन में M भी होता है, जहां I इस छड़ चुंबक का जड़त्व आघूर्ण, M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और B चुंबकीय क्षेत्र में ये जो छड़ चुंबक है वो रखी हुई है। तो विद्यार्थी ये समझ में आ गया कि अल्प कोण पर इसको रखकर यदि थोड़ा सा विस्थापित करके इसको यदि छोड़ दिया जाए तो छड़ चुंबक है वो दोलन गति करती है। कौन सी गति करेगी? दोलन गति, और उसका आवर्तकाल है वो T बराबर 2 पाई अंडरूट में I अपॉन में MB के इक्वल होगा। तो विद्यार्थियों ये आज का हमारा टॉपिक था। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि छड़ चुंबक को हम रख दें तो उस पर कितना बल काम करता है? 0, वो हमने निकाल लिया। बलयुग्म आघूर्ण काम करता है वो भी हमने निकाल लिया, टो बराबर MB साइन थीटा होता है। इसके साथ में हमने आपको बताया कि यदि छड़ चुंबक को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें तो वो दोलन गति करती है, और उस दोलन गति का जो आवर्तकाल होता है वो होता है 2 पाई अंडरूट में I अपॉन में MB के इक्वल। विद्यार्थी यहां से आप मैग्नेटिक फील्ड का सूत्र भी T आपके पास में आ गया तो B भी आप निकाल सकते हैं कि कितने चुंबकीय क्षेत्र में ये दोलन गति कर रही है। तो यहां से कैलकुलेशन करके दोनों तरफ से वर्क करके B का मान भी आप निकाल सकते हैं। यहां तक आप लोग ध्यान में रखें, इसको माइंड में रख लीजिए। क्लियर? तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा अपना वीडियो। मैं अब आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर देता हूं जिससे आप इस टॉपिक के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, और ये है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9460235938। केवल व्हाट्सएप करना है। यदि आप लोगों को ये नंबर मिल भी जाए तो कॉल ना करें, व्हाट्सएप कर दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको आंसर अवश्य मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।